नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद किरीट सोमैया का अस्त्र रोज ही चल रहा है। आज तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उन्होंने सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे पर आरोप लगा दिया कि उनके पास भी बेनामी संपत्ति है। उनका आरोप है कि उनके पास 19 बंगले हैं जो उनकी पत्नी के नाम पर हैं, लेकिन कहाँ हैं किसी को नहीं मालूम। शायद उनको मालूम होगा कि यदि वो आरोप लगा रहे हैं तो निश्चित बिना डॉक्यूमेंट बिना प्रमाण आरोप नहीं लगाए, लेकिन वो रहस्य बना कर रखना चाह रहे थे। शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया है। सच्चाई क्या है, जांच होगी कि नहीं होगी। अगर सोमैया पीछे पड़े हैं तो जांच करा के लेंगे, इसमें दो राय नहीं। सोमैया ये अपने बल बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। अगर किरीट सोमैया बोल रहे हैं तो इसके पीछे का कुछ तो है। हमको सब समझना पड़ेगा सोमैया क्यों बोल रहे हैं। निश्चित रूप से सोमैया को दिल्ली से संबल मिला होगा, ताकत मिली होगी तो ही बोल रहे हैं। जैसे नारायण राणे को ताकत मिली थी, लेकिन अपशब्द कहने की ताकत नहीं मिली है। आज भी उनके पीछे बीजेपी का पूरा नेतृत्व खड़ा है, शीर्ष खड़ा है। तो वैसा ही किरीट सोमैया के पीछे भी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, इसलिए बोल रहे हैं। बीजेपी नहीं, सरकार का, केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग है। नारायण राणे जो अपशब्द कहा था, इसका समर्थन किसी ने नहीं किया है। उनके मुंह शायद निकल गया होगा, वो कहने का उद्देश्य नहीं रहा होगा, ये उनकी राणे स्टाइल रही है, निकल गया होगा, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरह से वो कोकण में घूम करके सोए हुए भाजपाइयों को जगाया है, पूरे राज्य के भाजपा को जगाया है, वह निश्चित है भाजपा की रणनीति का हिस्सा रहा होगा, हिस्सा है, ऐसा हमें भी लग रहा है। राणे दिल्ली गए, किरीट सोमैया का शुरू हो गया है। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, कभी नासिक में जाकर के छगन भुजबल खिलाफ आग उगल रहे हैं, कभी कोकण के दौरे पर जाकर के कोकण में हुए भ्रष्टाचारों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। कोकण में ही उन्होंने आरोप लगाया। एक्चुअली कोकण का दौरा उनका दो कारणों से रहा है। एक कारण तो ये कि मंत्री अनिल परब के रिसार्ट के रहस्य को उजागर करना था। दूसरा कारण, कोकण में शिवसेना बहुत मजबूत है, तो शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे को कोकण में ही उनके ऊपर आरोप लगाया जाए, कोकण से ही उनको बदनाम करने का प्रयास किया जाए, शायद एक कारण रहा होगा। वो मुख्यमंत्री हैं तो महाराष्ट्र के नहीं, देश के किसी कोने से उनके ऊपर कुछ आरोप लगेगा या उनके बारे में कुछ कहा जाएगा तो वो हाईलाइट होगा, वो मीडिया की सुर्खियों में रहेगा। इसमें दो राय नहीं। मुख्यमंत्री हैं, पार्टी प्रमुख के अलावा महाराष्ट्र वैसे एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो सुर्खियों में रहेंगे। लेकिन जिस तरह से टहल के वो आरोप लगा रहे हैं, उसका मतलब है कि भाजपा की रणनीति का कोई हिस्सा है। आरोप लगने के बाद उन्होंने पहला तो परब के ऊपर आरोप लगाया। अनिल परब मंत्री जो हैं शिवसेना प्रमुख के खास हैं, उद्धव ठाकरे जी के बहुत खास हैं, मंत्रिमंडल के सहयोगी ही हैं, पार्टी के बहुत खास हैं। उन्होंने कहा कि कोकण में सीआरजेड के तहत उनके दो अनधिकृत रिसार्ट हैं। एक साई रिसार्ट इनेक्स है, दूसरा सी क्रॉन रिसार्ट है, और दोनों अनधिकृत हैं। दोनों में कई करोड़ रुपए खर्च किए हैं, इन्वेस्ट हुए हैं। तो उन्होंने उद्धव ठाकरे से चैलेंज भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात मैं कर रहा हूं। चैलेंज किया कि बंगले को रिसार्ट को बचा के दिखाओ, अर्थात रिसार्ट भी टूटेगा, क्योंकि केंद्रीय टीम निरीक्षण करके गई है, उनका ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने राज्य सरकार को पत्र भी दे दिया है, तो कोर्ट में मामला चला गया है। तो निश्चित है कि इस पर एक्शन तो होना ही होना है। अब हम थोड़ी राजनीतिक चर्चा करते, जरा सोचते कि ऐसा क्यों बीजेपी कर रही है। इसके पहले बीजेपी का स्वरूप नहीं हुआ करता था। देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, भाजपा के बड़े नेता हैं, विधानसभा में विपक्षी नेता भाजपा के हैं, वो उतना कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोल कौन रहा है उग्र होकर के? आशीष शेलार मुंबई अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल बोल रहे हैं, नारायण राणे केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं, किरीट सोमैया बोल रहे हैं। किरीट सोमैया तो बाकायदे सीरीज चला चुके हैं, वो जिन के बारे में बोले हैं उन पर एक्शन हो चुका है। भावना गौली को टारगेट इन्होंने किया है। भावना गौली का बहुत सारा मामला बाहर आ चुका है, उन पर कार्रवाई होगी ऐसा दिख रहा है। अभी शुक्रवार की बात है, शुक्रवार के उनके 6 लोगों को सम्मन दिया है ईडी ने, उसी 100 करोड़ के घोटाले के मामले में। जैसे उनका सईद खान है, उनके सीए हकीम शेख हैं, कंपनी सचिव उनके मोहम्मद अख्तर हैं, एडवोकेट अख्तर अली हैं और एडवोकेट फारूक जौहर हैं। ऐसे 5-6 लोगों को उन्होंने बताया कि ईडी की नोटिस आई है।
तो मतलब भावना गवली को तो टारगेट कर रहे हैं, उनके उनके जितने सेवा सालार हैं जो भी शामिल इस करप्शन में, उन सबको टारगेट कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से छगन भुजबल जेल यात्रा करके आए हैं, फिलहाल मंत्री हैं। छगन भुजबल के नासिक में जाकर के हमला कर चुके हैं। चंद्रकांत पाटिल तो बाकायदे अब स्पष्ट कर दिए हैं कि दरवाजा बंद हो गया है, अब शिवसेना से गठबंधन किसी हालत में नहीं होगा। चंद्रकांत पाटिल खुल कर नारायण राणे यही कह गए हैं। नारायण राणे को गिरफ्तार करवाया गया, वो उचित, जैसे अगर उनका बोलना उचित नहीं था तो नारायण राणे को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, जिस तरह से गिरफ्तार करवाया गया है, वो भी उचित नहीं था। उसकी भी निंदा हो रही है, जग हंसाई हो रही है, सरकार खिलाफ भी हो रही है, पार्टी खिलाफ हो रही है। राणे के बच्चे, दोनों बेटे उसी आक्रामक रूप में आज भी शिवसेना से उसी तरह से निपट रहे हैं जैसे गिरफ्तारी के मौके पर निपट रहे थे। तो मामला यह क्लियर हो गया है कि भाजपा अब अस्थायी रूप से शिवसेना से संबंध रखने के पक्ष में नहीं है। भले ही देवेंद्र फडणवीस चाह रहे हों, भले ही उनके जीभ से लार टपक रही हो कि फिर दोस्ती हो जाए, सरकार उनकी बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, पता नहीं उनके भाग्य में होगा तो हो भी सकता है, राजनीति है, कुछ भी होगा। लेकिन जिस तरह से प्रमुख नेता आक्रामक होकर के शिवसेना पर हमले कर रहे हैं, शिवसेना पर हमले पहले करते थे, लोग करते रहे हैं, व्यक्तिगत ठाकरे परिवार पर हमले कर रहे हैं, ऐसा पहले नहीं होता था, अब हो रहा है। इसका मतलब ठाकरे परिवार पर हमला करने का सीधा साधा अर्थ है कि दरवाजा बंद है, उन्हें दोस्ती अब नहीं करनी है। राजनीति है, भविष्य में क्या हो सकता है पता नहीं, लेकिन इस समय जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि अब दरवाजे स्थायी रूप से बंद करने का फैसला ले लिया गया है। रिसार्ट की का जो मुद्दा है, अनिल परब पे बहुत सारे मामले चल रहे हैं। अनिल परब के खिलाफ कई इंक्वायरी चल रही है। वो तो सीधे सीधे अंबानी केस प्रकरण में भी किसी न किसी रूप में वो घसीटे जा चुके हैं। तो अनिल परब का तो मुश्किल है कि वो सुरक्षित और बिना किसी कलंक के बाहर आ जाए, ऐसा कम दिख रहा है। लेकिन आश्चर्य हुआ जिस समय उन्होंने किरीट सोमैया ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया। मुख्यमंत्री एक क्लीन छवि वाले नेता माने जाते हैं, मृदुभाषी, स्पष्टवादी, लेकिन कभी कभी ठाकरे शैली अर्थात स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की शैली में बोल देते हैं, वो थोड़ा कभी कभी कट हो जाता है, लेकिन वो सौम्य है, मृदुल है और सबको लेके चलने की उनकी कला रही है। अपने पार्टी को बड़ा करने के लिए तो बोलना ही पड़ता है, बोलते हैं, लेकिन वो फिर भी उनको लोग पसंद करते हैं, नेता लोग पसंद करते हैं। अब जो बीजेपी हमला कर रही है उससे दो अर्थ दिख रहा है, एक तो अस्थायी रूप से दूरी बनाना, दूसरा अब अपने बल पे ही महाराष्ट्र सरकार बनाना। फरवरी 2022 के बाद कभी भी बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन समेत राज्य के 11 महानगर पालिकाओं के चुनाव हो सकते हैं। कोरोना काल में 2-4 महीने आगे पीछे हो, लेकिन चुनाव होना तय है। तो लगता यह है कि अब बीएमसी में कब्जा करने की बीजेपी रणनीति बना ली है। चंद्रकांत दादा पाटिल ने भी यही बात कही कि अब वो बाकायदे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि इस सरकार की जान बीएमसी नामक पोपट में है, इस पार्टी की जान बीएमसी नामक पोपट में है। पोपट सत्वर तोता मराठी बोल रहे थे। तो जैसे अब वो किससे तुलना कर रहे हैं वो मैं तुलना नहीं करना चाहूंगा। तो मतलब बीएमसी पर कब्जा हो गया अर्थात पोपट मर जाएगा, अर्थात तोता मर जाएगा। तो उसका जो दुष्परिणाम कहाँ होगा ये आप समझ सकते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए कहा या सचमुच अस्थायी रूप से बात कट होकर दी गई है इसलिए कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से संजय राउत भी आक्रामक हैं और भाजपा के सभी नेता आक्रामक हैं, उससे तो यही दिख रहा है कि अब भाजपा शिवसेना गठबंधन निकट भविष्य में होता नजर नहीं आ रहा है। आज 3 पार्टी की सरकार चल रही है। शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री अजित पवार हैं, कांग्रेस के लोग हैं। तीनों पार्टी मिलकर के सरकार बनी है और तीनों पार्टी एकदम विरोधी विचारधारा के हैं। इनके आपस में कोई विचारधारा में तारतम्य नहीं है। एकदम शिवसेना कट्टर हिंदूवादी पार्टी है, तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कट्टर मुस्लिम तुष्टीकरण वाली पार्टी है। लेकिन सरकार की मजबूरी, सरकार चलाने की मजबूरी है कि वो सब एक जगह बैठे हुए हैं। कांग्रेस तो कहती है कि हमारे भाग्य में सत्ता सुख नहीं था, तो किस्मत से बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया, नहीं तो हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी। उन कांग्रेस के जो प्रदेश प्रवक्ता है सचिन सावंत तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, सचिन सावंत का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि हम तो बीजेपी को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो मतलब एक सामने वाले को रोकने के लिए दुश्मन से दोस्ती कर ली गई है। तो हो सकता है कुछ दिन चले दोस्ती, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा वो तो आप और हम समझ रहे हैं।
जिसके बल पर शिवसेना सत्ता में आई, या शिवसेना जिस विचारधारा की लड़ाई लड़ते लड़ते, जिस विचारधारा के पक्ष में संघर्ष करते करते शिवसेना सत्ता में 2 बार आ चुकी है। मनोहर जोशी सीएम रहे हैं, नारायण राणे सीएम रहे हैं, और ये तीसरी बार, मतलब दोबारा ही है लेकिन तीसरा मुख्यमंत्री शिवसेना का है। तो ये विचारधारा हिंदुत्व की थी। अब कार्यकर्ता परेशान है कि अपने मतदाताओं के पास कौन सा मुंह लेके जाएंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे कि धर्मनिरपेक्ष मुख्यमंत्री की बात करेंगे। अभी आगे समय बताएगा, लेकिन पहला प्रयोग तो बीएमसी चुनाव हो जाएगा। बीएमसी समेत जो 11 महानगर पालिकाओं के चुनाव हैं, इसमें पहला प्रयोग हो जाएगा। कांग्रेस यहाँ भी अलग लड़ने की बात कर रही है, राष्ट्रवादी भी दबी जबान में अलग लड़ने की बात करती है, लेकिन राष्ट्रवादी का मुंबई कॉर्पोरेशन में कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है। गिने चुने उनके नगर सेवक आते हैं, तो राष्ट्रवादी समझौता करने को तैयार हो सकती है। लेकिन केंद्र जिस तरह से रणनीति बनाता दिख रहा है, भाजपा की जो रणनीति दिख रही है, उसे तो यही लग रहा है कि वो इस पोपट को तो जरूर दबोचेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही है, लेकिन आपको कैसा लग रहा है? क्या बीजेपी शिवसेना से स्थायी रूप से दरवाजा बंद करने के पक्ष में है, शिवसेना को अब फिर कभी अपने साथ लाने के पक्ष में नहीं है? आपको कैसा लग रहा है? अपनी राय आप जरूर व्यक्त करें। नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का यथोचित उत्तर दें या रिएक्ट करें। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करके अपने मित्रों तक पहुंचाएं, और एक अनुरोध कि राष्ट्रहित में, राष्ट्र के लिए संघर्ष करने वाले नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारी सारी खबरें, हमारे पूरे विचार आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।